Hello and welcome to Relearn Setu. What we learn today with Relearn that is ECG. जिसके अंदर बेसिक और बेसिक ईसीजी क्या होता है लाइक आपका रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन स्टैंडर्ड 12 ईसीजी क्या है जिसमें व्हाट इज स्टैंडर्ड ईसीजी पेपर एंड लीड्स क्या होती है कौन से कलर की होती है कितने टाइप की होती है कार्डिक एरिथमिया का पेशेंट है तो ईसीजी कैसी दिखाई देती है इनलार्जमेंट है हाइपरट्रोफी है ऐसे नोड एवी नोड ब्लॉक है या फिर एमआई है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जैसे आपका हाइपरकेलेमिया हाइपोकेलेमिया उस कंडीशन में ईसीजी के अंदर क्या-क्या चेंजेज़ आपको दिखाई देते हैं, डिजोक्सिन वर्सेस ईसीजी क्या है एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ पेसमेकर। अगर पेसमेकर का पेशेंट है, तो ईसीजी के अंदर आपको क्या स दिखाई देगा, क्या सीन होगा। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ईसीजी। देखो टर्म बाय टर्म पढ़ते हैं कि ईसीजी टर्म देने वाले मतलब नाम, अब टर्म को अपन अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो नामकरण और जो नाम देने वाले होते हैं, वो या तो होते हैं फादर या होती है मदर। तो अगर मेल साइंटिस्ट था तो उसको बोलेंगे फादर और फीमेल थी तो मदर। तो ये जो विलियम एथोवन थे वो मेल थे तो फादर ऑफ ईसीजी कौन हो जाएगा? विलियम एथोवन। बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इन्होंने जो ईसीजी थी जिसमें अपन पढ़ते हैं वेव आती है सर, इनका नाम लिखा PQRST UV। अब ये जो PQ क्यों रखा? इसका रीज़न ये था कि इससे पहले एक साइंटिस्ट थे अगस्टो डी वोलर। तो जो फर्स्ट डेमोंस्ट्रेट किया ईसीजी को वो कौन थे? अगस्टो डी वोलर। इन्होंने यूज़ किया ABCD। तो जो विलियम एथोवन थे उन्होंने ABCD यूज़ ना करके क्या यूज़ किया? वेव का नाम PQRST UV। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आते हैं अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राफी। देखो ग्राफी का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। कैसे मान लूँ? तो मानने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ फोटोग्राफी। अब फोटोग्राफी का मतलब क्या है कि आप कोई सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई फोटोग्राफ ले रहे हैं। तो ये अपन जो यूज़ करेंगे टर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये कब करेंगे? जब पेशेंट मॉनिटर पे है। बहुत बढ़िया, याद रह जाएगा। मॉनिटर पे पेशेंट है तो आप क्या कर रहे हैं उसकी करंट की जो रिकॉर्डिंग है, करंट की जो ईसीजी है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ग्राफ कब यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दैट इज़ फोटोग्राफ। मतलब अब जो आपके पास एक फ़ोटो है, कितना अच्छा फ़ोटोग्राफ है मतलब जो फ़ोटो है और अपने पास फ़ोटो कौन-सा है? अपने पास है सर ईसीजी की रिपोर्ट। अब अगर मैं ईसीजी की रिपोर्ट के लिए कोई टर्म यूज़ करूँगा दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोलाइट पे चलते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे ईसीजी के अंदर जो है वो है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी से। ठीक है सर। अब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कोई भी सेल के अंदर जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब जो हार्ट है, बेसिकली जो आपका हार्ट है वो क्या है? एक इमोशनल ऑर्गन। अपन ऑर्गन पे चलते हैं, इमोशनल को छोड़ देते हैं। ऑर्गन मलता है टिश्यू से मिलकर और टिश्यू बनती है सेल से मिलकर। तो सेल है वो हार्ट की वो कौन है? कार्डियक मायोसाइट। जो कार्डियक मायोसाइट है वो सेमी परमेबल होती है। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ सेलेक्टिव आयन के लिए परमिशन देती है और सेलेक्टिव आयन कौन-कौन से होंगे? वो होंगे पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। इन 3 के अलावा ये किसी को परमिशन नहीं देती। तो ये क्या है? सेमी परमेबल। किसके लिए? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के लिए। ओके सर। अब जैसे ये सेल है, तो ये जो नॉर्मल सेल है, रेस्टिंग सेल है, आप ऐसा सोचिए कि इस सेल के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, ये आराम से अपनी मस्ती में सो रही है। तो जो रेस्टिंग सेल है, उसके अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होता है, इंट्रासेलुलर 150 और बाहर की तरफ होता है दैट इज़ आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर वो होता है 50 या 3.5 टू 4.5। तो मैं मान लेता हूँ 5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर है। अब ये है, तो ये क्या है सर? बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस ही क्या क्रिएट करता है? एक इलेक्ट्रिक करंट या इम्पल्स या इसको बोल सकते हैं एक्शन पोटेंशियल। मतलब जो इलेक्ट्रिक चेंज होता है एक हार्ट बीट को बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रिक चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे। ठीक है। अभी अपने सिर्फ इतना याद रखो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है? कि मैंने बोला अंदर की तरफ क्या है सर? नेगेटिव, बाहर की तरफ क्या है? पॉजिटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए 2 इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड अपने को मिल गए। एक सेल किसकी तरह काम करती है? इलेक्ट्रोड की तरह। तो सेल के पास इंटरनल नेगेटिव है, बाहर की तरफ पॉजिटिव है। उस कंडीशन में अपन बोलेंगे इसको पोलराइज़्ड सेल। अब ये पोलराइज़्ड सेल है, ठीक है? ये जैसे स्टिम्युलेट होती है, किसके थ्रू? ऐसे नोड के थ्रू। तो उस कंडीशन में ये जो स्टिम्युलेट सेल है उसके अंदर सोडियम एंट्री करता है। अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है? जैसे ही सोडियम एंट्री करता है, उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर क्या होगी सर? हेरा-फेरी होगी, कुछ गड़बड़ी होगी। और जैसे ही सोडियम एंट्री करता है उसको बोलते हैं अपन डीपोलराइज़ सेल। मतलब जैसे ही सेल के अंदर सोडियम ने एंट्री करी तो उसके पोल थे वो चेंज हो जाएँगे, अंदर की तरफ पॉजिटिव, बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएँगे। तो ये क्या होगी? डीपोलराइज़। अब जैसे ये सेल डीपोलराइज़ हुई तो इसकी नेचुरल कंडीशन क्या है? अंदर की तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव।
तो ये वापस कोशिश करती है अंदर से नेगेटिव होने की और बाहर से पॉजिटिव होने की। उस कंडीशन में क्या करेगी, जो अंदर पोटेशियम है उसको बाहर फेंक देगी कि भाई तुम आउट हो जाओ। अब जैसे ही पोटेशियम बाहर जाएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है सर, यहाँ तक आप क्लियर हैं। अब इस सेल की जगह क्या करेंगे अपन, ये जो सेल थी वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एट्रियम। मतलब आपका या मेरा पूरा एट्रियम क्या होगा, डिपोलराइज होगा। कैसे होगा कि ये एट्रियम था और इसके अंदर क्या गया सर, सोडियम गया। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि करंट इलेक्ट्रिकल चेंज आएगा, मतलब एक करंट आएगा। ठीक है, अब जैसे एट्रियम डिपोलराइज होगा, सोडियम अंदर जाएगा, क्या होगा, एट्रियम डिपोलराइज। और जैसे ही एट्रियम डिपोलराइज होगा तो यहाँ से करंट आएगा, क्या जाएगा, यहाँ पे एट्रियम एट्रियम लिख रहा हूँ और डिपोलराइज को मैं डीपी लिख रहा हूँ। तो जैसे ये करंट अंदर जाएगा तो अपने पास क्या है, ईसीजी मशीन है और जिसके अंदर एक मीटर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले थे गैल्वेनो, तो उनके नाम पे मीटर का नाम पड़ा गैल्वेनोमीटर। स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर इसलिए कहते हैं कि स्ट्रिंग का मतलब होता है बहुत छोटा करंट, बहुत स्मॉल चेंजेज। तो जो हार्ट सेल होती है उसके अंदर बहुत माइनर चेंजेज होते हैं जिसको अपन मिलीवोल्ट में मेसर्स करते हैं। और जब ईसीजी पेपर अपन पढ़ेंगे तो एमएम में यूज करते हैं। अब जैसे ये करंट इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग के ऊपर एक सुई लगी हुई होती है और वो करंट स्प्रिंग के अंदर से होते हुए मैग्नेट के बीच में जाएगा तो ये स्प्रिंग मूव करेगी, ये स्प्रिंग टाइट होगी, लूज होगी। जैसे ये स्प्रिंग मूव करेगी तो ये जो आपकी नीडल है, ये सुई है, वो ईसीजी पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेगी। क्यों? क्योंकि जो ईसीजी पेपर होता है वो आपका थर्मो सेंसिटिव होता है। थर्मो सेंसिटिव का सिंपल मतलब है कि हीट सेंसिटिव। जैसे ये नीडल सुई गर्म होगी उस पेपर के ऊपर एक लीक ड्रॉ करेगी, मतलब वो मूव करेगी। मूव करते ही वो पेपर उस हीट को सेंसिटिव करेगा और एक लाइन ड्रॉ कर देगा। अब क्या बोला मैंने? मैंने बोला सर एट्रिया डिपोलराइज़ हुआ है। पूरा एट्रिया डिपोलराइज़ हुआ है तो यहाँ पे एक मूवमेंट आएगा और वो ये मूवमेंट ऐसा दिखेगा। तो इस मूवमेंट को बोलेंगे पी वेव। ठीक है सर। अब जैसे पी वेव आया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया आपको? पी वेव ने किसको रिप्रेजेंट किया सर? एट्रियल डिपोलराइजेशन को। सिंपल सी बात है। अभी अपन सेम कंडीशन करते हैं वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के लिए कि भाई जब एट्रिया डिपोलराइज़ हुआ है तो वेंट्रिकल भी होगा। ओके, अब वेंट्रिकल के पास जो करंट है, तो वेंट्रिकल बहुत बड़ा मास है, मतलब एट्रियम के कंपैरिजन में बड़ा है और जब बड़ा है तो ज़्यादा करंट देगा और जैसे ही ज़्यादा करंट यहाँ से पास होगा तो ये सुई ज़्यादा मूवमेंट करेगी और जैसे ही ज़्यादा मूवमेंट करेगी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वेव मिलेगा, दैट इज क्यूआरएस। तो जो क्यूआरएस है वो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, पी है वो एट्रियम डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? ओके। अभी अपन पढ़ते हैं दैट इज हार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं। अब इसमें कंडक्शन सिस्टम, मतलब मैंने आपको बताया था मायोसाइट सेल होती है और सेल होती है सर, इसकी 4 प्रॉपर्टीज होती है। 4 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिसिटी, सेकंड वन इज कंडक्टिविटी, मतलब ये कंडक्शन करती है। थर्ड वन इज एक्साइटेबिलिटी और फोर्थ वन इज कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। देखो ऑटोमेटिसिटी का सिंपल मतलब है कि ये खुद अपना इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। किसके थ्रू? ये करती है ऐसे नोड के थ्रू, अपन पढ़ेंगे। ऐसे नोड अगर कोई पूछे कि इम्पल्स जनरेशन है उसका सेंटर कौन है, ठीक है, सेंटर ऑफ पल्स जनरेटर या पल्स का जो सेंटर है कहाँ से जनरेट होती है, दैट इज ऐसे नोड। ऐसे नोड आपकी पल्स को जनरेट करता है। ओके। कंडक्शन का मतलब जैसे आपने हीट लॉस में पढ़ा होगा, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, तो ये कंडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट है वो बॉडी के टच होके हार्ट की मसल्स को टच होते हुए कंडक्शन करता है, ट्रेवल करता है। जैसे ऐसे नोड से एबी नोड से बंडल ऑफ हीज से पुरकिंजे फाइबर, लाइक दैट। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो कार्डियक सेल होती है वो उस करंट को लेकर एक्साइटेबल होती है। देखो कुछ सेल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है तो वो एक्साइटेबल नहीं होती। कुछ सेल होती है वो एक्साइटेबल होती है और वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब वो अब जो एक्साइटेबल सेल है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, उन उन सेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी मतलब इस यहाँ पे सिस्टोल होगा, जो आपके हार्ट के अंदर ब्लड है वो अब बाहर की तरफ जाएगा। तो हर सेल, कुछ सेल कॉन्ट्रैक्शन करती है, कुछ सेल जनरेट करती है, कुछ सेल कंडक्शन करती है मतलब ट्रेवल करती है और कुछ सेल एक्साइटेबल होती है। 4 प्रॉपर्टी है हार्ट के पास, 4 प्रकार की सेल है। क्लियर है आप यहाँ तक? ओके। तो जैसे ही जो 4th प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्लड पंप होगा और आपके वाइटल ऑर्गन आपकी पेरिफेरी तक जाएगा। ठीक है सर। अब अपन पढ़ते हैं कंडक्शन सिस्टम दैट इज़ ऐसे नोड। ऐसे नोड की सबसे पहले बात करें अपन लोकेशन, तो ये कहाँ पे होता है?
राइट एट्रियम की मायोमेट्रियम में, ठीक है? अब राइट एट्रियम और इसके नीचे बिलो द सुपीरियर वेना केवा, जो सुपीरियर वेना केवा होती है, यहाँ पे ये सुपीरियर वेना केवा है आपका, ये आपका एट्रियम है, ये तो ये जो एट्रियम है यहाँ पे राइट एट्रियम के ऊपर होता है कौन? एसए नोड। अब एसए नोड क्या करता है? पल्स जनरेट करता है, दैट इज़ ऑटोमेटिसिटी, या इसको बोलते हैं प्राइमरी पेसमेकर। जैसे ये जनरेट करेगा तो यहाँ पे आपका आ जाता है राइट से लेफ्ट एट्रियम, राइट से कौन जाएगा? लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम के पास कोई एसए नोड नहीं होता। तो वो क्या करेगा? ये ट्रांसफ़र करेगा किसके थ्रू? दैट इज़ बेंचमान बंडल। तो आपको याद रखना है जो इंट्रा एट्रियल ट्रैक होता है उसका नाम क्या है? बेंचमान बंडल। राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम तक जो इम्पल्स जाता है उसका नाम क्या है? बेंचमान बंडल। क्लियर? अब जैसे ही एट्रिया डिपोलराइज़ होगा, मैंने आपको बताया था पी वेव बनेगी। आपको अच्छे से याद है? ठीक है सर। देन आता है एवी नोड, मतलब ये जो पोज़ीशन है यहाँ पे। अब एवी नोड के पास क्या होती है सर? टी सेल होती है। टी सेल का मतलब ट्रांजिशनल सेल है। ये क्या करती है? जो इम्पल्स आ रहा है उसको स्लो डाउन करती है। स्लो डाउन क्यों करती है? क्योंकि ये जो आपका एट्रियम है इसको टाइम देती है कि भाई तू रिलैक्स हो जा, ठीक है? मतलब तू डिपोलराइज़ हो गया, अब तू रिपोलराइज़ हो जा। और जैसे ये टाइम देती है तो उस कंडीशन में आपकी जो सेल है उसके पास कोई करंट नहीं होता, और जब कोई करंट नहीं होता तो आपकी जो ईसीजी पेपर है उस पे एक सीधी लाइन बनती है। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक लाइन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एट्रिया रिपोलराइज़ हो रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो जो आपका P, ये है P, P खत्म हुआ तो P से लेकर जो R तक का टाइम है उसको बोलते हैं PR सेगमेंट, और PR सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? दैट इज़ एट्रियल रिपोलराइजेशन। याद रह जाएगा। अब जैसे ये रिपोलराइज़ हो गया एट्रिया, देन क्या करता है? AV बंडल अपना जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ट्रांसफ़र करता है किसके पास? बंडल ऑफ हिज। ये डॉक्टर हिज थे, इन्होंने बताया कि भाई यहाँ AV नोड पे बात खत्म नहीं होती, इसके बाद में भी बंडल्स होते हैं वेंट्रिकल के पास। फिर इनके बाद में आए पुरकिंजे, उन्होंने कहा हिज तू भी रुक जा, बंडल भी नहीं होते, फाइबर भी होते हैं। तो इन्होंने पुरकुंजे फाइबर रख दिया। तो ये 3 साइंटिस्ट थे। अब जो आपका सिस्टम पूरा बंडल ऑफ हिज से लेकर ये जो फाइबर होते हैं वो कहाँ फैले होते हैं? वेंट्रिकल के पास। और मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकल बड़ा मास है, एक बड़ा है कंपेयर टू एट्रियम से। अब क्या होगा सर? वेंट्रिकल डिपोलराइज़ होगा, ठीक है? अब क्या होगा? वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। जैसे वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होगा तो कौन-सी वेव बनेगी? PQRS, ये बड़ी वाली। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो रहा है। अब वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो गया, किसकी वजह से? पुरकिंजे फाइबर की वजह से, बंडल ऑफ हिज की वजह से। देन आपका जाएगा दैट इज़ ST सेगमेंट जो PR सेगमेंट की तरह था, और T वेव। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को। तो एट्रियम डिपोलराइजेशन, एट्रियम रिपोलराइजेशन और वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन आपको अच्छे से क्लियर होप सो हो गया होगा। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्या है? एक इलेक्ट्रिकल चेंजेज है दैट मेक द एक हार्ट बीट। मतलब एक बार दिल को धड़कने के लिए जितना इलेक्ट्रिकल चेंजेज होता है सेल के अंदर उसको क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल। और उसी को अपन समझते हैं दैट इज एक्शन पोटेंशियल। इसकी फेज होती है दैट इज 5। अब 5 फेज होती है तो सबसे पहले दैट इज फेज 0, जिसके अंदर क्या होगा? सोडियम इन होगा। इसके अंदर, सेल के अंदर। अब जैसे ही सेल के अंदर सोडियम इन होगा, मैंने बताया था इसको बोल देंगे अपन डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्यों बोल देंगे? क्योंकि जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -90, वो बढ़कर कितना हो जाएगा? दैट इज +20। कितना हो जाएगा? इधर देखो आप यहाँ पे +20। तो जैसे ही +20 होगा अपन क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। अगर ये एट्रियम के साथ है, एट्रियम डीपोलराइजेशन। अगर ये वेंट्रिकल के साथ है, दैट इज़ ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। यहाँ पे देखो, ये वेंट्रिकल है और ये एट्रियम है। अगर एट्रियम के साथ हो रहा है, दैट इज़ एट्रियम डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल के साथ हो रहा है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। उसके बाद में सोडियम चैनल बंद हो जाएँगे। अब जैसे ही सोडियम चैनल बंद होंगे, मतलब डीपोलराइजेशन बंद हो रहा है, और जैसे डीपोलराइजेशन बंद होगा, क्या स्टार्ट हो रहा है? रीपोलराइजेशन। तो दैट इज़ अर्ली रीपोलराइजेशन। मतलब यहाँ पे 0 मिलीवोल्ट आएगा, और जैसे 0 मिलीवोल्ट आएगा, तो जो आपकी लाइन है वो कैसी जाएगी? आइसोमेट्रिक लाइन, एकदम स्ट्रेट जाएगी। ठीक है? वहाँ पे कोई करंट नहीं है। बहुत बढ़िया। देन आएगा कैल्शियम इन। अब देखो कैल्शियम इन का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लेट टू फेज मेंटेनिंग कॉन्ट्रैक्शन। आप एक चीज़ याद रखना, जो ईसीजी होती है, ठीक है? ईसीजी रिप्रेजेंट करती है रिपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन को, कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जो आपका ये क्यूआरएस वेव बन रखा है, दैट इज़ रिपोलराइजेशन।
तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, ठीक है? और बहुत छोटा-सा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रखा है मतलब बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। बिकॉज़ जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कहाँ होता है? कार्डियक एक्शन फेज़ 3rd में है, जो आपकी 2 है, उसके अंदर होता है। फेज़ 2 0 के बाद जो आती है 2 के अंदर दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। तो रिपोलराइज़ेशन, डीपोलराइज़ेशन कहाँ हो गए? फेज़ 1 और 0 में। क्लियर है? तो जो ईसीजी है वो बेसिकली किसको रिप्रेज़ेंट करती है? रिपोलराइज़ेशन एंड डीपोलराइज़ेशन को। अब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कहाँ पे होगा? कैल्शियम इन होगा। कब होगा? जब सोडियम और पोटेशियम चैनल बंद हो जाएगा। अब जैसे ही कैल्शियम एंट्री करेगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड पंप होगा और आपका पेरिफेरीज़ तक, वाइटल ऑर्गन तक जाएगा। देन क्या आ जाएगा? अब सेल चुप तो नहीं बैठेगी, मैंने आपको पहले बताया था पीछे, तो पोटेशियम को बाहर करेगी और जैसे ही पोटेशियम को बाहर करेगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपोलराइज़ेशन। और जैसे रिपोलराइज़ेशन होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, तो रेस्टिंग स्टेज आ जाएगी और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -90 मिलीवोल्ट। अपन ने क्या पढ़ा कि जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है एट्रियम डिपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है वो करती है क्यूआरएसटी को, और जो एट्रियल रिपोलराइजेशन है वो किसका है? यही जो आपका पीआर सेगमेंट दिख रहा है। और जो एसटी सेगमेंट या जो टी वेव है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को। यहाँ तक आप क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जो ईसीजी वेव है वो अप या डाउन कैसे बनती है। जैसे सपोज आपके पास ये पी वेव है तो पी वेव अप कैसे बनती है, ठीक है? इसको समझने के लिए अपन पढ़ते हैं कार्डियक इलेक्ट्रिक करंट जो ट्रांसमिट होता है टू द बॉडी सरफेस। अब जो हार्ट के पास करंट है वो ट्रांसफर होगा बॉडी को, ठीक है? और बॉडी के अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड लगाएँगे किस पे? पेरिफेरल लिम्ब पे, जिसको बोलते हैं लीड वायर। तो लीड वायर जो अपन पढ़ते हैं ना 12 लीड, इसका मतलब क्या है कि अपन 12 जगह से हार्ट का जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको असेस कर रहे हैं। 12 लीड का मतलब 12 व्यू, ठीक है सर। अब ये लीड जो होती है वो मेड अप एक पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। अब जो लीड है आपकी उसके अंदर एक तो पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। बहुत बढ़िया। जो उसको बोलते हैं लीड एक्सेस, उसको क्या बोलेंगे? लीड एक्सेस। अब अपने पास 2 एक्सेस होते हैं। एक लीड एक्सिस होता है, एक होता है कार्डियक एक्सिस। मतलब जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी क्या डायरेक्शन है? दैट इज़ कार्डियक एक्सेस। मतलब हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी क्या डायरेक्शन है? दैट इज़ कार्डियक एक्सेस। अगर कार्डियक एक्सेस जो आपका लीड एक्सेस है, इसके पैरेलल है, देन जो आपका वेव बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव वेव। अब मैंने आपको बताया कि एक लीड एक्सेस है, एक कार्डियक एक्सेस है। अगर कार्डियक एक्सेस जो लीड एक्सेस है, इसकी पैरेलल हो, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये इसकी पैरेलल जा रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कार्डियक एक्सेस, देन जो डिफ्लेक्शन बनेगा दैट इज़ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा। सेम चीज़ अगर कार्डियक एक्सेस, ये कार्डियक एक्सेस है और ये जो लीड एक्सेस है पॉजिटिव नेगेटिव इसके अपोजिट जा रहा है, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, देन क्या बनेगा? नेगेटिव डिफ्लेक्शन। क्लियर सर? अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये तो आपका लीड एक्सेस है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट जो कार्डियक एक्सेस है वो परपेंडिकुलर है इसके इधर या इसकी साइड में है, इस कंडीशन में बनेगा बाइफेजिक डिफ्लेक्शन। दैट इज, जैसे आपने पी वेव है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को। बट जैसे ही अपन क्यू आर एस टी यू पढ़ेंगे तो ये क्या करता है? यहाँ पे बाइफेजिक डिफ्लेक्शन बनता है। तो आपको वेव की डायरेक्शन समझ में आ गई होगी, होप सो। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 एडीसीजी क्या होती है, व्हाट इज स्टैंडर्ड, और ये 12 लीड क्या है, 12 लीड क्यों यूज़ करते हैं। तब तक थैंक यू।